हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र 2 सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। आज जो है हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। साथियों, आपको बताना है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है। आपके ऑप्शन नंबर ए है शब्द, ऑप्शन नंबर बी है पद, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी है वाक्य। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शब्द। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो है वो शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। जबकि शब्द जो है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्द को जो जब हम लोग वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में जो पद को है वो रूप भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बोली। ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। ऑप्शन नंबर सी है अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, अवहट्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और बोली। हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। संस्कृत, पाली, प्राकृत प्राकृत जो है भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर जो है अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई पुरानी प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए है चा छा जा झा, ऑप्शन नंबर बी है टा ठा डा ढा, ऑप्शन नंबर सी है पा फा बा भा, ऑप्शन नंबर डी है ता था दा धा। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टा ठा डा ढा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां जो हैं वो टा ठा डा और ढा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डा और ढा जो है ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है ये तालव्य ध्वनियां हैं, ऑप्शन नंबर बी है ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं, ऑप्शन नंबर सी इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है दोनों महाप्राण हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डा और ढा जो है ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। क्या है? मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां। ये दोनों ध्वनियां जो हैं ना तो संस्कृत में थी ना ही हिंदी में। इन्हें जो है अपभ्रंश या मराठी हिंदी में लाया गया है। इन्हें अपभ्रंश या मराठी से जो है हिंदी में लाया गया है। डा और ढा जो है ये मराठी की ध्वनियां हैं और इन्हें मराठी से हिंदी में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिवाचक। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। भूकंप जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो साथियों संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है नेत्री, ऑप्शन नंबर बी है नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी नेतानी, ऑप्शन नंबर डी नेता। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग रूप जो है
वो नेत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हम, ऑप्शन नंबर बी तुम, ऑप्शन नंबर सी वे, ऑप्शन नंबर डी सब। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम। मैं चलती थी जो है उसमें मैं शब्द जो है उसका बहुवचन हो जाएगा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है सज्जन, ऑप्शन नंबर बी है दुर्जन, ऑप्शन नंबर सी है सुकुमार, ऑप्शन नंबर डी है मानस। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानस। मानस शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। मानस शब्द क्या है? विशेषण नहीं है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो सभी शब्द विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन शब्द जो है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए है रीतिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी है स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर डी है कालवाचक। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालवाचक। प्रतिदिन जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह शब्द जो है समय का बोध कराता है, इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस टब को पानी से भर दो, ऑप्शन नंबर सी है माँ बेटे को खाना खिला रही है, ऑप्शन नंबर डी है चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इसमें इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। रेखांकित शब्द क्या है? कपड़ा है, तो इसका जो है कारक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा वाक्य में रेखांकित शब्द कपड़ा में जो है कर्म कारक है, क्योंकि कपड़ा का संबंध किससे है? कर्म से है। किससे है? कर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी है संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी तात्कालिक वर्तमान, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामान्य वर्तमान। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभाव्य वर्तमान। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में संभाव्य वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल कहाँ पर होता है? जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है तो उसे क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर सी है आम खाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी धूप में चला नहीं जाता। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धूप में चला नहीं जाता। वाक्य में जो है भाववाच्य है। कैसा है? भाववाच्य है। भाववाच्य कहाँ पर होता है? जब क्रिया का रूपांतर जो है किसमें हो? भाव की प्रधानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। आहा शब्द जो है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है अव्यय, या फिर ऑप्शन नंबर डी विशेषण। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्यय। आहा आप आ गए में वाक्य में जो है आहा शब्द अव्यय है। कैसा है? अव्यय शब्द है। और यह कैसा अव्यय है? यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गर्दभ, ऑप्शन नंबर बी है ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी गृध, ऑप्शन नंबर डी गंध। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृध। क्या हो जाएगा? गृध। गीध कैसा शब्द है? गीध जो है तद्भव शब्द है
और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, गृध हो जाएगा। गर्दभ का तत्, तत्, जो है तत्सम क्या हो जाएगा, गर्दभ का तत्सम क्या हो जाएगा, गर्दभ जो है एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ऑप्शन नंबर सी सलाका, ऑप्शन नंबर डी 14। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। 14, ऑप्शन नंबर डी 14 शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। अन्य विकल्प जो है वो सभी तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अंशुक, ऑप्शन नंबर बी है द्विज, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी तरुण। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। अगर हम पक्षी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसमें हो जाएगा पतिंगा, संकुत, चिड़िया, परिंदा, पखेरु, खग आदि जो है ये पक्षी के अन्य पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसरण का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए अभिसरण, ऑप्शन नंबर बी अवसरण, ऑप्शन नंबर सी सरण, ऑप्शन नंबर डी उपसरण। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसरण। अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा, अभिसरण। अपसरण का जो विलोम है वो अभिसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए घात प्रतिघात, ऑप्शन नंबर बी प्रसारण संकुचन, ऑप्शन नंबर सी शाश्वत सदैव, ऑप्शन नंबर डी खग मृग। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घात प्रतिघात शब्द जो है ये विलोम शब्द का गलत युग्म है। कैसा है, गलत युग्म है। यहाँ पर साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शाश्वत और सदैव जो है एक गलत विलोम युग्म है। कैसे हैं, गलत विलोम युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो मद का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शिथिल, ऑप्शन नंबर बी है गर्व, ऑप्शन नंबर सी है मध्य, ऑप्शन नंबर डी है नशा। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिथिल। शिथिल जो है वो मद का समानार्थी शब्द नहीं है। शिथिल शब्द का अर्थ क्या होता है, शिथिल शब्द का अर्थ होता है ढीला। क्या होता है, ढीला। मद का समानार्थी जो है ढीला शब्द या शिथिल शब्द नहीं है। मद का समानार्थी शब्द अन्य शब्द जो हैं होते हैं नशा, गर्व, मद्य। यह शब्द किसके शब्द हैं, मद के समानार्थी हैं। यहाँ पर गर्व, नशा, मद्य जो है ये सब मद के समानार्थी शब्द हैं, जबकि शिथिल शब्द जो है वो इसका समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आंख, अली, अच्छ, ऑप्शन नंबर बी है अंग, अवयव, अंश, शरीर, ऑप्शन नंबर सी है कान, श्रुति, कर्ण, कच्छा, ऑप्शन नंबर डी है नाक, स्वर्ग, नाग, केसर और इज्जत। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग, अवयव, अंश और शरीर जो है ये कैसे शब्द है, अनेकार्थी शब्द समूह हैं। कैसे हैं, अनेकार्थी शब्द समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है अध्यादेश, ऑप्शन नंबर सी है अधियाचना, ऑप्शन नंबर डी है अधिसूचना। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है वो क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। जबकि शासन द्वारा जारी किया गया कानून क्या कहलाता है, शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। और अधिसूचना क्या होती है, अधिसूचना वह आधिकारिक सूचना होती है जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो।
क्या होती है अधिसूचना? अधिसूचना वह आधिकारिक सूचना होती है जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ऋण, ऑप्शन नंबर बी है तकावी, ऑप्शन नंबर सी है अनुबंध, ऑप्शन नंबर डी है अनुग्रह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तकावी। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द जो है वो तकावी होता है। क्या होता है? तकावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, ऑप्शन नंबर बी है अपने पैर पसारने के बाद, ऑप्शन नंबर सी है अपने पैरों पर खड़े, ऑप्शन नंबर डी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। युवकों को ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, ऑप्शन नंबर ए काम समय पर ना हो, ऑप्शन नंबर बी है समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता हो, ऑप्शन नंबर सी है समय का लाभ ना उठाता हो, ऑप्शन नंबर डी है समय का पालन करता है। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काम समय पर ना हो। का वर्षा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई काम समय पर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। साथियों द्रौपदी का चीर का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए नारी का अपमान करना, ऑप्शन नंबर बी शर्मनाक कार्य, ऑप्शन नंबर सी कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन नंबर डी सुंदर स्त्री। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का प्रयोग वहां पर करते हैं जब कोई कभी समाप्त ना होना। क्या होता है? जब कोई काम कभी समाप्त नहीं होता तो क्या कहते हैं? द्रौपदी का चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ। मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य जात और राक्षस, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य जात और मर्यादा, ऑप्शन नंबर सी मानव और राक्षस, ऑप्शन नंबर डी मनुष्य जाट और मर्यादा। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव और राक्षस। मनुजात का अर्थ होता है मानव और मनुजाद का अर्थ होता है राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग है। साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए है आ, ऑप्शन नंबर बी पा, ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर डी परी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परी। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी मूल शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ विशेष को परिवर्तित कर देता है तो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। वह शब्द जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ऑप्शन नंबर ए है कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक या फिर ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। आहट, आवट, आस जो है ये भाववाचक प्रत्यय हैं। कैसे हैं? भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए आ प्लस न्याय, ऑप्शन नंबर बी अन्य प्लस अन्य, ऑप्शन नंबर सी है अन प्लस यान्य, ऑप्शन नंबर डी है अन्य प्लस आन्य। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ प्लस न्याय। आ प्लस न्याय जो है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन्य प्लस अन्य। अन्यान्य, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य प्लस अन्य। अन्यान्य में जो है कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कैसी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन्य प्लस अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए है एड़ संधि, ऑप्शन नंबर बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि।
साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यड़ संधि। इत्यादि में जो है यड़ संधि है। इत्यादि का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, इति प्लस आदि। क्या होगा, इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव शब्द में समास है। साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय समास। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। गुरुदेव में जो है कर्मधारय समास है। अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या होगा, गुरु रूपी देव। क्या होगा, गुरु रूपी देव। और गुरु रूपी देव को जब समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुदेव। और यहाँ पर कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी आज्ञार्थक वाक्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आज्ञार्थक वाक्य। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में से आज्ञार्थक वाक्य जो है इनमें से वाक्य का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें त्रुटिपूर्ण पूर्ण वाक्य या वाक्यांश है। साथियों ने बताना है कि इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य या वाक्यांश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, ऑप्शन नंबर बी है मिलावट सिद्ध करने पर, ऑप्शन नंबर सी 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई त्रुटि नहीं है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारी दुग्धशाला में दुग्ध शुद्ध गाय का घी बिकता है। इसमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है। त्रुटिपूर्ण वाक्य जो है इसमें क्या हो जाएगा, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। क्या हो जाएगा, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, ना कि शुद्ध गाय का घी बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है उच्छृंखल, ऑप्शन नंबर बी है उच्छृंखल, ऑप्शन नंबर सी है उच्छृंखल, ऑप्शन नंबर डी है उच्छृंखल। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। साथियों अब जो है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद गद्यांश से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके लिए विश्वसनीयता प्राप्त होती है। जो लोग सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है, इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरे के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो साथियों अब देखते हैं गद्यांश से संबंधित क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त अवतरण में का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्य कुशलता, ऑप्शन नंबर बी है कार्य उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी है कार्य तत्परता, या फिर ऑप्शन नंबर डी जागरूकता। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य तत्परता। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक जो है वो क्या हो जाएगा, कार्य तत्परता। आज का लास्ट क्वेश्चन है जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। ऑप्शन नंबर ए कार्य की आर्थिक समझ, ऑप्शन नंबर बी जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन, या फिर ऑप्शन नंबर डी तत्परता। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्परता। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।